नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप ही बेजार हो जाए। जी हाँ, बचपन से ही मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा, दृढ़ प्रतिज्ञा और उस पर लगातार अमल करते रहना, ये किसी इंसान को कामयाब शख्सियत बनाती है। अगर मन में कुछ करने का जज्बा है, हौसला है, तो इंसान आसमान भी छू सकता है। और ऐसे ही हौसले और जज्बे की कहानियां देश भर से समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की खास कहानियाँ। तो देर किस बात की है, शुरुआत करेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम की। अक्सर सुपारी के भूसे को कचरे के ढेर में डाला जाता रहा है, लेकिन अब सुपारी का भूसा भी आय का जरिया बन रहा है। जी हाँ, सुपारी के भूसे से कई उत्पाद तैयार हो रहे हैं और इन उत्पाद की विदेशों में भी काफी मांग है। इन्हें विदेशों को भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यकीन नहीं हो रहा? तो चलिए आपको मिलवाते हैं शिवमोगा के एक ऐसे ही दंपति से जिन्होंने सुपारी के भूसे को अपनी आय का जरिया बना लिया। इससे शानदार उत्पाद तैयार कर रहे हैं और तो और लंदन, ब्रिटेन जैसी जगहों पर इन्होंने अपने लिए एक बड़ी मार्केट खड़ी कर ली है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पान सुपारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और कई शुभ अवसर और उत्सव पर अलग अलग तरीके से सुपारी और पान का इस्तेमाल होता है। कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में शिवमोगा में सुपारी की खेती एक बड़ा व्यवसाय है और पूरे देश में यहाँ से सुपारी खरीदी जाती है। लेकिन सुपारी के साथ जुड़ा एक नया व्यवसाय देश विदेश में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। ये है सुरेश एसआर और उनकी पत्नी मैथिली, जो शिवमोगा में सुपारी के भूसे से बने रेशे से कई अनोखे उत्पाद तैयार कर रहे हैं और इसके जरिए वो कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी उपलब्ध करा रहे हैं। सुरेश सुपारी के रेशे से खूबसूरत सजावट की चीजें जैसे ट्रे, प्लेट, हैंडबैग तैयार करते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। इन चीजों की बाजार में खूब मांग है। हम सुपारी के भूसे को रिसाइकिल करके रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें बनाते हैं। ये वस्तुएं सस्ती होने के साथ ही टिकाऊ भी है और सबसे बड़ी बात कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। सुपारी के कचरे के निस्तारण की समस्या से निजात भी मिली है। हमारी बनाई हुई वस्तुओं की विदेशों में भी खूब डिमांड है। इससे हम अपनी सोच से ज्यादा बेहतर कमाई कर रहे हैं। अब तक सुपारी के रेशे को प्रदूषण और पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ माना जाता था, लेकिन सुरेश ने अब सुपारी के रेशे को सोने की राशि में बदल दिया है। इस रेशे से बनी चप्पलों की खूब मांग है क्योंकि वो स्वस्थ और कंफर्ट के लिए अच्छी मानी जा रही हैं। रेशे से लेदर के सामान बनाकर इससे वस्तुएं भी बनाई जा रही हैं और जब ये बेकार होती हैं तो कूड़े के तौर पर पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करती क्योंकि इस रेशे को बायोकेमिकल से ट्रीट किया जाता है। सुरेश को इस छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए केंद्र से 20 लाख रुपए का लोन भी मिला है। सुरेश की पत्नी भी उनके इस काम में खूब साथ देती हैं। मैं इस काम में हाथ बटाती हूँ। ये हमारे लिए स्वयं उद्योग का बहुत अच्छा आइडिया था। इसमें बहुत लाभ मिलता है। सुरेश की इस पहल से अब दूसरे सुपारी उत्पादक किसान भी इसे आमदनी का जरिया मान रहे हैं और खुद ये उद्योग शुरू करना चाहते हैं। सुरेश के नवाचार की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब विद्यालयों में इसे उदाहरण के तौर पर बच्चों को बताया जा रहा है। सुरेश के बढ़ते व्यवसाय और विदेशों में इन वस्तुओं की बढ़ती मांग को देखकर शिवमोगा के लोग इसे भूसे में सोना तलाश करने वाली बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से इस दंपति ने सुपारी के भूसे को अपनी आय का जरिया बना लिया और कई गुना आमदनी हो रही है। और कुछ ऐसा ही आर्थिक सशक्तिकरण की एक और रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि बांस शिल्प एक पारंपरिक शिल्प है और बांस शिल्प से जो बने हुए उत्पाद होते हैं वो सस्ते भी होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं, खूबसूरत भी होते हैं। तो बांस शिल्प आदिवासी लोगों के लिए किस तरह से आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया बन रहा है और किस तरह से महिलाओं के उत्थान में बांस शिल्प कारगर साबित हो रहा है। आपको पालघर से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में सेवा विवेक नामक संस्था
आदिवासियों के ऐसे आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है जो जरूरतमंद हैं, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। खासतौर पर महिलाओं के लिए बहुत विशेष काम किए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अत्यधिक बेंडेबल गुणों वाला प्राकृतिक तत्व बांस कलात्मकता और कारीगरी के लिए एकदम उपयुक्त। ये लकड़ी की तुलना में सस्ता भी है, जो इसे कला और हस्तकला की आवश्यकताओं के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। आप घर की सजावट की कलाकृतियां बांस की घास से बने सजावटी हथकरघा कपड़े, सुंदर फर्नीचर और कई अन्य प्रसिद्ध हस्तकला निर्माण ब्रांडों के साथ पा सकते हैं। स्थानीय घास के मैदानों और जंगलों में बांस के पौधे प्रचुर मात्रा में होते हैं और इसलिए ये बहुत महंगा नहीं होता। कलाकृतियों को बनाने के लिए बांस सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जैविक तत्वों में से एक है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में सेवा विवेक, एक गैर लाभकारी संगठन, आदिवासी समुदायों को बांस के उपयोग के लिए जैविक संसाधन प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर होने में मदद कर रहा है। सेवा विवेक ने इन आदिवासी महिलाओं को बांस हस्तशिल्प में प्रशिक्षण दिया, जिससे इन महिलाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। सबसे पहले तो हम उनके घरों में जाकर उनकी परिस्थितियों को अच्छे से देखे, उनके यहाँ पे क्या चीज़ की उपलब्धियाँ हैं उनको देखे। तो हमने देखा कि उनके यहाँ पे बाम्बू जो है उनके पास ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हमने उसी से शुरुआत की, जिससे बाम्बू के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए गए और जिससे मतलब उन बाम्बू के प्रोडक्ट के हमने ट्रेनिंग दिए। ट्रेनिंग देने के बाद में वो प्रोडक्ट हमने उनको सिखाया। सेवा विवेक पिछले कई वर्षों से महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रहा है, ताकि गरीब आदिवासी महिलाएं अपना घर संभाल सकें और गांव में कुछ रोजगार प्राप्त कर सकें। ये एनजीओ आदिवासी कारीगरों के रोजगार और सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। सेवा विवेक द्वारा गांव की महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर बांस की कंदील के अलावा बांस से विभिन्न उत्पाद जैसे बांस की ट्रे, बांस की चाय कोस्टर, बांस मोबाइल स्टैंड, बांस की राखियां, बांस की कुर्सियां, बांस के फलों के स्टैंड आदि बनाकर आत्मनिर्भरता के गुर सिखाए जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह ये आदिवासी महिलाएं बांस से सजावटी सामान बना रही हैं। ये कंदील पर्यावरण के अनुकूल है और बांस से बना हुआ है। महिलाएं अपने हस्त निर्मित उत्पादों को सीखने और प्रदर्शित करने में खुश हैं। वो खेती के अलावा इस कला के माध्यम से भी धन अर्जित कर सशक्त महसूस कर रही हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपने उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा है, जिससे वो वैश्विक स्तर पर खरीदारों के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, सेवा विवेक का ये कार्य सचमुच सराहनीय है। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अत्याधिक ठंड से बाहर रहने और काम करने वालों को फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट और हाइपोथर्मिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। गर्म प्रदेश से ठंडी जगह जाने वाले मजदूर ज्यादा प्रभावित होते हैं। खुली त्वचा को ढकें, शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक गर्म कपड़े पहने। पसीने से भरे कपड़े हानिकारक हो सकते हैं, तुरंत बदलें। दिन के धूप वाले समय में काम करें और ढकी हुई जगह पे छोटे छोटे विराम भी लें। गर्म पेय पीते रहें, शराब मत पिएं। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरे या अन्य मुफ्त आवास में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। गर्म रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्वच्छता की एक छोटी सी आदत आपको पर्यावरण प्रदूषण से भी बचा सकती है? अगर नहीं तो चलिए ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नोएडा सेक्टर 28 के वासियों ने, कुछ लोगों के एक समूह ने ऐसा ही कुछ किया है। उन्होंने स्वच्छता अपनाई और अपने इलाके का पर्यावरण प्रदूषण काफी हद तक कम कर दिया। देखिए इस खास रिपोर्ट में।
दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा मसला जो है वो है प्रदूषण का, और जाड़ों के दिनों में प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। आज हम नोएडा के सेक्टर 28 में इस थीम पार्क में मौजूद हैं, जहां जन सहभागिता का आपको ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा जो आपको प्रदूषण से भी बचाएगा, पर्यावरण संरक्षण भी करेगा। जी हाँ, आपको लेकर चलते हैं इस थीम पार्क में और देखते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह से प्रदूषण से निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं थीम पार्क में। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी स्वच्छता की आदत आपको पर्यावरण प्रदूषण से भी बचा सकती है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है नोएडा सेक्टर 28 के वासियों ने। यहाँ जन सहभागिता से जो मुहिम की शुरुआत हुई है, उसने यहाँ के लोगों को प्रदूषण से निजात दिलाने में काफी मदद की है। In that we found the water bodies, they are the best remedy to control the PM 2.5 pollution. अगर आप पानी को स्टैटिक रखोगे, वो इतना यूजफुल नहीं है जब तक आप उसमें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी उसको डिस्टर्ब करके ऊपर उठाइए फाउंटेन की वजह से। सो वी पुट इट ए डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर दिस। तो अब जब तक वो पानी नहीं जाएगा, उस पानी को एटमाइज करिए। एटमाइज का मीनिंग सादे वर्डों में, उसमें मिस्ट बनाइए, उसमें ओस बनाइए, इतना पानी करिए कि वो एरोसोल में टर्न हो जाए। और उसके बाद में वो पानी अगर आप स्प्रिंकल करेंगे, छिड़का देंगे, तो वो जो ड्रॉपलेट है बहुत जल्दी नज़दीक आ जाएगा, ज़मीन पर आ जाएगा। अगर उसमें एरोसोल बनाएंगे, मिस्ट बनाएंगे एटमाइज फोर्स से, तो वो कुछ मिनटों के लिए रुका रहेगा एटमॉस्फेयर और वो मूव करेगा। और जब वो मूव करेगा तो आपके जो डस्ट पार्टिकल हैं और उसमें कुछ एक पॉल्यूटेंट गैसेज हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें वो सब ऑब्जॉर्व होंगी और वो नीचे आएंगी। और इसी कारण से हमारा जो रिकॉर्ड है वो ये देखिए, हमारे वार्ड में आपका परसेंटेज देखिए। अगर नोएडा का या एनसीआर का 125 है तो हमारा 12 है। अगर उनका 393 है तो हमारा 173 है। ये है कर्नल नारा और उनकी ब्रिगेड। ये लोग कचरे को धन में बदलने के प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए कचरे को रिसाइकिल करके खाद बनाते हैं। इस खाद से जहां पार्क में मौजूद पौधों को नई जान मिलती है, तो वहीं बची हुई खाद को बेचकर जो पैसा प्राप्त होता है, उसे पार्क के सौंदर्यीकरण पर लगाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के नजरिए से यहाँ पर हर दिन पौधारोपण होता है। और ये देखिए कबाड़ से जुगाड़ का खूबसूरत नजारा। बेकार पड़े टायरों, बाथरूम के टबों और ड्रमों से इस पार्क को सजाया गया है। प्लास्टिक की बेकार बोतलों को सुंदर गमलों का रूप दिया गया है। यह है कबाड़ से तैयार एक वैन, जिससे जब छिड़काव होता है तो वो हवा में मिस्ट बनकर फैल जाता है और वातावरण में आर्द्रता बनाकर प्रदूषण में कमी लाता है। निश्चित तौर पर ये जनसहभागिता की बेहतरीन नजीर प्रस्तुत करता है। नोएडा से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, बुजुर्गों की ये टोली ना सिर्फ स्वच्छता अपनाकर पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने की कोशिश कर रही है, बल्कि कबाड़ से जुगाड़ का इस्तेमाल करके वो नई नई चीज़ें भी बना रही है। और जब हम नई नई चीज़ें बनाने की बात कर रहे हैं तो भला नई पीढ़ी को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, नई पीढ़ी हर दिन कुछ ना कुछ नया कर रही है, ख़ास कर रही है। ऐसी ही एक खबर आपको दिखाते हैं। कन्नूर के रहने वाले मोहम्मद शियाद ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो हूबहू एक महिला जैसा दिखता है। ये घर में खाना भी परोस रहा है, आपको अखबार भी ला कर दे सकता है और भी कई सारे बड़े बड़े काम करता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जब से पथूटी घर में आई है, बड़ी आसानी हो गई है। अब मेहमानों या फिर परिवार के लोगों को खाना परोसने, अखबार लाकर देने जैसे काम पथूटी के जिम्मे है। पथूटी है तो रोबोट, लेकिन लगती बिल्कुल घर की बहू जैसी है।
केरल के कन्नूर के रहने वाले 17 साल के मोहम्मद शियाद ने इसे बनाया है और नाम दिया है पथूटी। 12वीं में पढ़ने वाले शियाद ने स्कूल में मिले एक प्रोजेक्ट के तहत इस रोबोट को बनाया है। प्लास्टिक, एल्यूमिनियम शीट, फीमेल डमी, सर्विंग प्लेट जैसी चीजों से तैयार पथूटी में एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, जिसके जरिए इसे कंट्रोल किया जाता है। रोबोट के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए एक ऐप भी शियाद ने तैयार किया है। ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह से ये रोबोट काम कर सकता है। इस रोबोट को बनाने में सिर्फ 10,000 रुपए खर्च हुए हैं। हमने इसे ऑटोमेटिक मोड में सेट किया है। यह बिना किसी की मदद से किचन से डाइनिंग रूम तक चल सकता है। हम इसे मोबाइल के जरिए आदेश देते हैं। साथ ही ये रोबोट आसानी से 5 से 6 किलो वजन उठा सकता है। पथूटी के घर में आ जाने से माँ जरीना को एक आज्ञाकारी बहू तो मिल ही गई है। पिता भी बहुत खुश है। थोड़े से दिन में ही पथूटी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी है। लोग इसे देखने के लिए इनके घर तक पहुंच रहे हैं। शियाद के इस प्रोजेक्ट में अर्जुन ने भी काफी मदद की है, जो इनके क्लास में ही पढ़ते हैं। पथूटी देश की युवा पीढ़ी के टैलेंट और बेहतर भविष्य की एक प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हम जानते हैं कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। उनको संवारने से दुनिया संवर जाती है। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि शिक्षा और शिक्षण से कोसों दूर हैं। ऐसे बच्चों के भविष्य को संवारने का बीड़ा उठाया है हमारी सदा ट्रस्ट ने। किस तरह से वो जे कॉलोनीज में और ऐसी जगहों पर झुकी झोपड़ी में जाकर बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में कुछ करने का जज्बा रखने वाले गरीब और जरूरतमंद छात्रों के लिए गैर सरकारी संगठन हमारी सदा का ओजे फलक सेंटर किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ ऐसे बच्चों को न केवल मुफ्त शिक्षा का स्किल डेवलपमेंट की सुविधा प्रदान की जाती है, बल्कि उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त किया जाता है। खास बात यह है कि जिन बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है या बड़ी उम्र के ऐसे लोग जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनके लिए भी मुफ्त शिक्षा का पूरा इंतजाम किया जाता है। शिक्षा पर सभी का हक है और सरकार भी यही चाहती है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिले, सभी बच्चे पढ़ें, सभी बच्चे आगे बढ़ें। और हमारी सदा भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग दे रही है ताकि ये बच्चे मुख्य धारा से जुड़ सकें। मेरा मोटिव है जो बच्चे और महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जिनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, तो मैं हमारी सदा थ्रू के यहाँ पे उनको पढ़ाती हूँ और अपने पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालती हूँ। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में हर सप्ताह में 2 दिन बच्चों के लिए खास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें उनकी छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का काम किया जाता है। यहाँ बच्चों की काउंसलिंग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रहे या अपने काम में प्रेरणा का स्रोत बन चुके अनुभवी लोगों की सेवाएं भी ली जाती हैं।
मैं बच्चों को तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ काफ़ी आती रहती हूँ, यहाँ और अदर स्लम एरियाज़ जहाँ मैं बच्चों को इनकरेज करती हूँ कि वो पढ़ाई करें और स्कूल जाएं और आगे बन के मतलब आगे बड़े हो के कुछ ना कुछ बने। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो पायलट ही बने, पर एक इंस्पिरेशनल स्टोरी की तरह या इनकरेजमेंट की तरह मैं आती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है इनके साथ काम करना। हमारा एक ख़ास मकसद ये है कि ख़ास तौर से जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, उनको हम ट्यूशन प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हम पहली से 12वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं। इसमें ख़ास तौर से वो बच्चे शामिल हैं जो एजुकेशनली वीक हैं या फाइनेंशियली वीक हैं, और इसमें से कुछ बच्चे वो हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं। हमारे सदा ट्रस्ट के जिम्मेदारों का कहना है कि घर घर शिक्षा की जोत जगाना ही उनका प्रमुख लक्ष्य है। देश में शिक्षा के मैदान में तमाम जरूरी प्रयासों के बावजूद कुछ लोग कहीं छूट जाते हैं, लेकिन हमारी सदा जैसे संगठन उन्हें खोज कर लाने और समाज के मुख्य धारा से जोड़कर देश का भविष्य बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो बेमिसाल है। हम अक्सर दिव्यांगों के हौसले, जज्बे और जुनून की बात करते हैं। हम अक्सर अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह दिव्यांग अपने हौसले से तरक्की की एक नई इबारत, एक नई दास्तान लिख रहे हैं। आज जो हम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी बहुत ख़ास है। जी हाँ, हाल ही में राजकोट में एक फैशन शो का आयोजन हुआ। एक तरफ तो फैशन शो में सुपर मॉडल्स थे, लेकिन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी वो थी दृष्टिबाधित लड़कियाँ। दृष्टिबाधित लड़कियों ने जब रैंप पर वॉक किया तो लोग दंग रह गए। उन्होंने अपने आत्मविश्वास से जिस तरह रैंप पर वॉक किया वो ये दर्शाता था कि हम किसी से कम नहीं हैं। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हाल ही में गुजरात में एक खास फैशन शो का आयोजन हुआ। खास हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ रैंप पर जो लड़कियाँ उतरी वो दिव्यांग थीं। पूरी तरह से नेत्रहीन लड़कियों ने रैंप पर वॉक करके आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख दी। इस शो में नेत्रहीन लड़कियों ने गाउन पहनकर बड़ी ही खूबसूरती के साथ रैंप वॉक किया। जैसे ही इन अलग अलग लड़कियों ने अपनी स्टाइल में कैट वॉक किया, दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। पूरी तरह से नेत्रहीन इन मॉडल्स ने रैंप पर चलने में इतना आत्मविश्वास दिखाया कि वहां मौजूद लोग दंग रह गए। हम सबको सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हाँ ये बात कुछ और है कि हम किसी को देख नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे जो हम सबको जो मतलब सारी पब्लिक हमें देखने के लिए आई है, सच में हमें बहुत अच्छा फील हो रहा था। इतने सारे लोग देख रहे थे तो बहुत अच्छा लगा, और ये सब पहली बार लाइफ में किया है तो थोड़े नर्वस भी थे, लेकिन जैसे ही हम स्टेज पर आए ना तो कुछ अलग ही फीलिंग आई, मतलब बहुत मजा आया। आइडिया तो बहुत आते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए सपोर्ट भी चाहिए। इन लोग की संस्था ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और ब्लाइंड गर्ल्स को जब हमने ये आइडिया बताई तो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड थे। प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वो लोग बहुत कॉन्फिडेंटली और अच्छे से चले। दिख नहीं रहा था, फिर भी इतनी सारी ऑडियंस के सामने इतना कॉन्फिडेंस दिखाना इज वेरी अप्रिशिएबल। इस रैंप शो में इन खूबसूरत मॉडल्स ने
अपने विंटेज वेस्टर्न लुक को पूरा करने के लिए खूबसूरत कलरफुल गाउन, लेस हेडवियर और लाइट मेकअप किया। सपनों का जैसे खत है, गिर चाहत की जैसे लत है, मर जावा तेरे इश्क पे, मर जावा मर जावा। ये शो इस बात को दर्शाता है कि दिव्यांग किसी से कम नहीं है और आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, जज्बा अपार है, बस ज़रूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब हमारे देश के लोगों को मौका मिला है, उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा और ख़ास करके दिखाया है। आपसे भी अपील है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।